हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम एक नई सीट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस, जीके टॉप 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जीके के, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में आने की उनकी संभावनाएं रहती हैं। उसकी मैंने सीट तैयार की है जो जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको उसकी जिस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनके एग्जाम में यूज़फुल हो ये वीडियो। और हम आज की सीट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ जीके की मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद पुनीत। और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, ये साइन है, इसको देखकर आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और आज की हम सीट स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संभावित क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वही मैंने डाले हैं, क्योंकि यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीपी, ठीक है, दोनों में जीके का बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है। और यू सुपर टेट में भी जीके से बहुत शायद 10 तो करंट अफेयर्स से ही आता है, और 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जीके के। टोटल मैंने लास्ट टाइम देखा था 65 क्वेश्चंस जीके से आए हुए थे। कितने? 65 क्वेश्चन। कितने में से? 150 में से, सुपर टेट में। तो बहुत बड़ा इसका कवरेज है, किसका? जीके का। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो मैं टॉप सीट लाता रहूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज कवर करा दूंगा एक साथ। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन कहता है, युद्ध या मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको डाला हुआ है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन वो भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो हिंदी में हम किसी किसी वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, जैसे अनुच्छेद है तो हम इसको आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल से आराम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। आर्टिकल पढ़ना भी आसान है, अनुच्छेद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चे को याद करना, तो हम उस चीज को इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज तुमने देखा होगा एग्जाम में भी, जो हम हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश वाले पोर्शन को देखकर हम इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज को डाला हुआ है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये कहता है, युद्ध या फिर आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कहता है, आपातकाल जब लगाया जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 352, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है? पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो बिल्कुल निलंबित, मौलिक अधिकार एक तरीके से उनपे मौलिक अधिकारों को जो हमारे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ मौलिक मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो बंद नहीं करे जाते हैं, और जो वैसे मौलिक अधिकार हैं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको छीन लिया जाता है। कहीं पर तुम भाषण वगैरह नहीं दे सकते, किसी ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, और इसकी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाती है इमरजेंसी में। ठीक है, तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमसे छीने नहीं जाते हैं, जो हमारे पास हमेशा बने हुए रहते हैं। तो उसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। वैसे जो मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो एग्जाम में ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, युद्ध या फिर आक्रमण के समय, जब कोई युद्ध या आक्रमण होता है तो देश की सुरक्षा के लिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, और उसके लिए जो अनुमोदन है संसद से, वो 1 महीने पहले हमें लेना पड़ता है। कितने महीने पहले? अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कहता है, युद्ध या फिर आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो ये है 1 महीने की। नहीं आई बात समझ? 1 महीने, उसका सही आंसर हो जाएगा 1 महीने पहले हम उससे संसद से
उसकी अनुमोदन ले सकते हैं, संसद से वो चीज पास करा सकते हैं, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेशनल इमरजेंसी से आपातकाल से 3 अनुच्छेद हैं। आपातकाल आपातकाल के 3 अनुच्छेद हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं आपको तीनों बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक आर्टिकल 352, जो ये है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में एक या एक से अधिक स्टेट में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन, जो अभी पीछे दिल्ली में भी लगा था और जम्मू कश्मीर में लगता ही रहता है। ठीक है, और एक आर्टिकल है 360। ठीक है, ये है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल में किसी की भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सैलरी इमरजेंसी के दौरान कम की जा सकती है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार अभी तक नहीं लगा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा आपातकाल निम्न में से एक भी बार नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल एक भी बार अभी तक नहीं लगा है, कभी भी इस आपातकाल को नहीं लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है, इंदिरा गांधी के दौरान पर लगा था 1975 में। कब? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तब लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत सारे स्टेट में कई बार लग चुका है। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन जो होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह से होती है? वो प्रधानमंत्री की सलाह से इनकी नियुक्ति होती है, जो बड़े बड़े पद होते हैं। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसी भी सदस्य को कैसे हटा सकते हैं हम, बताइए? उसे कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्र यूपीएससी, जो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। और क्या कहते हैं, आईएएस आईपीएस वाला जो एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा ही होता है। और सीपीएफ का होता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स का। ठीक है, ये भी सारे बहुत ऑफिसर्स रैंक के एग्जाम है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उन सदस्यों को हटा सकता है, लेकिन उसके लिए कौन उनको सलाह देगा? वो प्रधानमंत्री ही देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, सदस्य को हटाया जा सकता है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। मैंने आपको कभी नहीं बताया शायद, लेकिन मैं इस पे राष्ट्रपति पे एक पूरी वीडियो डाल दूंगा जहां से क्वेश्चन मोस्ट आते हैं। तो राष्ट्रपति पे ध्यान रखना, सुप्रीम कमांडर, कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। ठीक है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति, उनको जो शपथ दिलाता है वो भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखना इस चीज को। और राष्ट्रपति से, ठीक है, ये यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। और एक और कमांडर बनाया गया है जो तीनों सेनाओं के ऊपर है, और उनसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, एक अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, सीडीएस। ठीक है, सीडीएस बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये तीनों सेनाओं के ऊपर पद बनाया गया है, तीनों सेनाओं के ऊपर ये काम करेगा, और इसके ऊपर कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। ये किसके अंडर में रहेगा? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति चीफ ऑफ स्टाफ होता है सारी सेनाओं का, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। और जो यूपीएससी ये क्वेश्चन था यूपीएससी के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस संशोधन अधिनियम ने 60 से 62 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु बढ़ा दी, ठीक है। 60 से 62 वर्ष कर दी थी। उच्च जो हाई कोर्ट थे जितने भी स्टेट में होते हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके जो न्यायाधीश थे, उनकी जो सेवानिवृत्ति, उनकी रिटायरमेंट की सेवानिवृत्त की जो रिटायरमेंट की जो आयु थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी थी। वो कौन सा अधिनियम था? वो कौन सा अधिनियम था? 15th। कौन सा अधिनियम था? 15th। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है रिटायरमेंट की? तो वो होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। ध्यान रखना इस चीज को। और मुख्य न्यायाधीश की कितनी होती है? मुख्य न्यायाधीश की होती है 65 वर्ष, ठीक है। 65 वर्ष होती है। ये कंफर्म नहीं है 65 वर्ष। मैं इसको आपको देख के चेक करके बता दूंगा, इस चीज को नोट मत करना। आप आप मुख्य इसकी जो हाई कोर्ट होते हैं जो सारे स्टेट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो एक होता है, ठीक है, उसमें मुख्य न्यायाधीश बैठता है। अब जो हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें भी तो न्यायाधीश बैठता है ना। जो सबसे सबसे ऊंचा न्यायाधीश होता है, सबसे बड़ा होता है, उनकी जो सेवानिवृत्त की जो एज है रिटायरमेंट की, वो 62 वर्ष होती है, ठीक है। कितनी होती है? 62 वर्ष। ये मैक्सिमम है। उसको 60, पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा दिया था, 62 कर दिया था। कौन से अधिनियम से करा था ये? 15वां अधिनियम था, 15वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की तो 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति की न्यूनतम न्यूनतम आयु पूछा जाएगा, मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा कभी भी। मिनिमम एज पूछा जाएगा, कम से कम कितनी वर्ष में हम प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो हमारी कम से कम एज प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है, जो न्यूनतम आयु है, ठीक है। तब हम राष्ट्रपति के पद पर खड़े हो सकते हैं या बन सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज और मैं बता दूं, राज्यपाल के लिए ऐसे ही जो चीफ मिनिस्टर के लिए होता है, प्रधानमंत्री किसके समकालीन होता है? सीएम के, मुख्यमंत्री के। और राष्ट्रपति किसके समकालीन होता है? बताओ? राज्यपाल के, ठीक है। तो सीएम की भी जो मिनिमम एज होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यपाल की जो मिनिमम एज होती है बनने की वो 35 वर्ष होती है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मैंने आपको उस दिन जब मैं गुजरात पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ये बताया था पहले नंबर पे कौन आता है तटीय राज्यों में। सबसे बड़ी जो तट है, जो तटीय सीमा है, वो किसकी है? जो समुद्र से लगी हुई है, गुजरात की। मैंने बताया था आपको, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? सेकंड पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चंस को। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। और हमसे इसमें क्वेश्चन में सेकंड नंबर पूछा गया है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया। कोस्ट कहते हैं जो तटीय सीमा होती है, ठीक है, तटीय स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तटीय राज्य कौन सा है जिसकी सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य है? कौन सा है? बताओ? आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसकी राजधानी बताइए? दुशानबे, ठीक है। क्या नाम है उसकी राजधानी का? दुशानबे। याद कर लेना इन चीज को, ठीक है। उज्बेकिस्तान की क्या कौन सी राजधानी है? दुशानबे।
मैं इसको नेट पे सर्च कर लेता हूँ एक बार, मुझे इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है उज्बेकिस्तान की, मुझे कुछ और लग रहा है, शायद ताशकंद होती है। ताशकंद, ठीक है। क्या होती है? ताशकंद होती है उज्बेकिस्तान की राजधानी, ठीक है। दुशानबे नहीं होती है, दुशानबे जो होती है वो तजाकिस्तान की होती है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी बताओ? ताशकंद में क्या किसकी मृत्यु हुई थी? ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। और वहां पर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजधानी दी हुई है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद होती है, कजाकिस्तान की अस्थाना होती है, और किर्गिस्तान की बिश्केर होती है, तजाकिस्तान की होती है दुशानबे, और कुर्मेनिस्तान की होती है एसगावर, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्थान हैं, स्थान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि सारे जो स्थान है वो एक से लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने के लिए। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान का, तजाकिस्तान, और फिर तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होती है, ये आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात बताइए कौन सी नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है बताइए? ये है कुचिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिकल जलप्रपात है बाराही नदी पर। कौन सी नदी पर है? बाराही, ठीक है। बाराही नदी पर है कुचिकल जलप्रपात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा। तुमने सुना होगा भागीरथी नदी के बारे में और अलकनंदा के बारे में, किस संगम पर स्थित है? कौन उनके संगम पर, जहां पर ये दोनों नदी आकर मिलती हैं, ठीक है। एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, तो जहां पर ये मिली है, तो यहाँ पर कौन सा शहर बसा हुआ है वो पूछा गया है। तो वो बसा हुआ है देवप्रयाग। कौन सा बसा हुआ है? देवप्रयाग। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देवप्रयाग किस नदी के, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो भगीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है कौन? देवप्रयाग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे है? महानदी, नहीं सॉरी, कृष्णा नदी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है विजयवाड़ा? कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी के? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी जब हम डालते हैं, तो पानी डालने के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डाला जाता है, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें निकलती है एसिटिलीन। कौन सी निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम पानी डालते हैं। ये साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा भी गया था, इसीलिए मैंने इसको सीट में डाला हुआ है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झेलम का युद्ध, ठीक है, झेलम का युद्ध। झेलम का जो युद्ध हुआ था, इसके बहुत सारे नाम है। एक इसका नाम है बतिस्ता, बतिस्ता का युद्ध, ठीक है। और एक इसका नाम है हाइडेस्पीस, हाइडेस्पीस का युद्ध, ठीक है। ये
तो इसके अलग नाम है। सेम झेलम का युद्ध भी बोल दिया जाता है इसको, बतिस्ता का युद्ध भी बोल दिया जाता है, और हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोल दिया जाता है। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो झेलम का युद्ध कब हुआ था बताओ? 326 ईस्वी में हुआ था। और 326 जो ईस्वी जो डेट है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 326 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी को क्या क्या, क्या बोलते हैं बताओ? बिफोर क्राइस्ट। 326 बीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और ये जो सिकंदर का ही युद्ध था, ठीक है। सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, उसको सिकंदर, सिकंदर का आक्रमण प्रसिद्ध है कितनी सन के लिए? 326। एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये भी पूछ सकता है। झेलम नदी का युद्ध कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है। बात एक ही है, ठीक है। इसको हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहते हैं, वतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो झेलम का युद्ध 326 ईस्वी, यूनान के सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान और पोरस का राजा था, जो पंजाब सिंध वाले प्रांत में राज करता था। पोरस राजा के मध्य झेलम नामक नदी के पास हुआ था, और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की। लेकिन जो पोरस था, जो पोरस राजा था, उसने बहुत क्या कहते हैं वीरता के साथ युद्ध किया था, और उस युद्ध को देखते हुए, उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने पूरा राज्य उसे वापस दे दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 326 जो डेट है, 326 बीसी, ठीक है। तो सिकंदर के आने की डेट है जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, और वो जो युद्ध था वो कौन सा था? यही था, झेलम के किनारे हुआ था, झेलम का युद्ध, ठीक है। हाइडे स्पीच भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? वतिस्ता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फॉर्म, कब बना था? मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग ये हुआ था 1993, ठीक है। ये डेट याद रखना, 1993 मानवा मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? रेखा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और सुपर टेट के एग्जाम में आने की संभावना भी है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाक के बीच कौन सी है? ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच कौन सी है? ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो फ्रांस और जर्मनी को विभाजित कौन सी रेखा करती है? उनकी जो बाउंड्री का शेयर है वो कौन सी रेखा करती है बताओ? मिनी नॉट। कौन सी? मिनी मैगी नॉट। कौन सी रेखा है? मैगी नॉट। ध्यान रखना, जो फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करती है वो कौन सी रेखा है? मैगी नॉट। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी है बताओ? इंडिया और रेड क्लिफ, ठीक है। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ठीक है। इसको ठीक से लिख देता हूँ, रेड क्लिफ, ठीक है, ये रेखा है, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच कौन सी है? मैकमोहन। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, डूरंड रेखा, ठीक है। तो ये तीनों रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है। और ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीट में डाला गया है। चिकन पॉक्स जो अक्सर निकलते रहते हैं, तुमने देखा होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के या घर में किसी के निकल जाती हैं चिकन पॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? छोटी माता, ठीक है। छोटी माता बोलते हैं उसको, इंग्लिश में चिकन पॉक्स बोलते हैं। ये किसके द्वारा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रोग होता है वो वायरस से होता है, ये एक वायरस होता है, विषाणु होता है, ठीक है। जब हम किसी की चिकन पॉक्स निकलते हैं तो उसके पास नहीं जाते हैं, उनसे बोलते हैं तुम दूर रहो, या फिर हम उनसे दूरी बना कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका वायरस है हमारे शरीर में भी आ सकता है, हमें भी छोटी माता या फिर चिकन बॉक्स हो सकता है। तो ये वायरस के द्वारा होता है, हमेशा ध्यान रखना। डायसिस जो बीमारी है उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। जैसे प्रोटोजोआ क्या है, वो सॉरी, जो मलेरिया है वो किस परजीवी के कारण होता है? तो वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्या? मलेरिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो एड्स है वो क्या है? वो वायरस है, HIV वाला, ठीक है। और क्या? जो पोलियो है वो भी एक वायरस है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोलियो क्या है? वायरस है, ठीक है। जो छोटी माता है वो क्या है? वायरस है। और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण। बहुत मलेरिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। मलेरिया, ठीक है, किसके द्वारा होता है? मलेरिया,
सॉरी, मलेरिया वैसे ही लिखा जाएगा। मलेरिया किसके द्वारा होता है बताओ? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सिविल व्हेन द सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सीपीए। ठीक है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? सिविल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था बताइए? ये हुआ था 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था सिविल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अस्पृश्यता को रोकने के लिए 1956 में, ठीक है, कब? 1956 में एक नियम बनाया गया, इसे पारित करके 1976 में सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। सिविल संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1976 में। इसके पहले नाम कौन सा था? अस्पृश्यता को रोकने के लिए था। 1956 में एक एक नियम बनाया गया था ऐसे ही 1956 में। उसके बाद इसको चेंज करके 1976 में सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना, सिविल सिविल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन आ जाता है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट से तो 1976 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसने जीता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृष्णा सोबती नहीं, इन्होंने जीता था अकीथम अचूथन निबूधरी। मैं चेक कर लेता हूँ क्या नेट पर, शायद ये ही है मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन, ज्ञानपीठ 2019। हाँ, यही है। 2019 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, यूपी टेट में भी आ सकता है और यूपी पी में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो 2019 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अकीथम अचूथन निम्बूथरी, ठीक है, निम्बूथरी इन्होंने जीता था ये। ठीक है, 2019 वाला। और 2000 अमिताभ घोष इन्होंने 2018 वाला जीता था। ठीक है, और जो कृष्णा सोबती हैं इन्होंने 2017 वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, 2018, 2019 और 2017। कृष्णा सोबती 17, ठीक है, और सोबती 17, ठीक है, से सोबती से 17, अमिताभ घोष 18, ठीक है, और अचूथन ये वाला जो है निम्बूथरी अकीथम इन्होंने 2019 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 वो सॉरी 17वां क्वेश्चन है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ का ये जो भारत है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है साउथ में, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, साउथ का बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत फेमस भी था। यहाँ पर हरिहर और बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य थी, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। ठीक है, इन दो ये मछुआरे थे, इनके द्वारा ये इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसकी विजयनगर साम्राज्य की। और इस साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा? तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस युद्ध है। ठीक है, उसके द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन किसके द्वारा हुआ, किस युद्ध के द्वारा हुआ था? तो वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। द बैटल ऑफ तालिकोटा कि कब लड़ा गया था? 1565 में, 23 जनवरी 1565। बाज ए
वाटर शेड बैटल फॉट बिटवीन द विजयनगर एंड द दक्कन सल्तनत। जो दक्कन की सल्तनत थी उनके बीच और विजयनगर के बीच ये लड़ाई हुई थी 1565 में। कब हुई थी? 1565 में, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसका जो परिणाम था उसमें क्या हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी? हु इज द ऑथर ऑफ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये है रफीक जकारिया। क्या नाम है इनका? रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक थी रफीक जकारिया की। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। रफीक जकारिया सही है क्या? ये वैसे तो सही होना चाहिए जहां तक मैंने पढ़ा है। द मैन हु, हाँ रफीक जकारिया। ठीक, तो रफीक जकारिया की बुक थी, बहुत ज्यादा फेमस बुक है ये। ठीक है, और ये इस बुक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखी थी? रफीक जकारिया ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में आने की संभावना भी है यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिलता है उसमें जिसको ये पुरस्कार प्रदान होता है उसको कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है उस ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें 11 लाख रुपए के आसपास, 11 लाख रुपए राशि मिलती है। कितनी? 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से राशि से क्वेश्चन आ जाता है। उनकी जो क्या कहते हैं एक्चुअल जो रुपए मिलते हैं, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है किसी भी पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है वो 11 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, जो जीतता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उस दिन जब मैंने सीट करा रहा था मैं करंट अफेयर्स की, वहां पे ये मैंने क्वेश्चन बताया था। जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? सबसे पहले तो ये 1969, मैंने वहां पर भी बताया था। 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र में वो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था 1969 में दिया गया था। और जो सबसे पहले नोबेल का पुरस्कार वो कब दिया गया था? 1901। ये भी मैंने बताया था। सबसे पहले जो मिला था 1901 में मिला था, और जो अर्थशास्त्र वाला मिला था वो 1969 में मिला था। ठीक है, उन्नीस अर्थशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र वाली। ठीक है, ध्यान रखना। पुस्तक कथा सरित सागर, सरित सागर एक पुस्तक है। ये किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस बुक है। कथा सरित सागर, ये सोमदेव की पुस्तक है। किसकी है? सोमदेव। ठीक है, सोमदेव ने लिखी थी कथा सरित सागर। ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मैंने उस दिन आपको बताया था ध्यानचंद के बारे में। ये यूपी के ही रहने वाले थे। ठीक है, और ये बाद में शिफ्ट कहाँ पर हो गए थे? एमपी में जाके, मध्य प्रदेश में आके शिफ्ट हो गए थे। तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। ठीक है, तो वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है किससे संबंधित है? ध्यानचंद से संबंधित है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस का क्वेश्चन है ये, ईवीएस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इनमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, कितना कौन सा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, जो सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है? सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये यूपी के कहाँ पर है? बरेली में है। कहाँ पर? बरेली में। यूपी के बरेली जिले में है। ठीक है, क्या? सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च सेंटर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी का भी ये अच्छा क्वेश्चन है। जहां पर सेंट्रल वर्ल्ड अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वो बरेली यूपी में बना हुआ है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी
कभी कभी अध्ययन पूछ लिया जाता है, जैसे ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एंटोमोलॉजी एक अध्ययन है, एक क्या कहते हैं स्टडी है, एंटोमोलॉजी स्टडी है। वो किसकी स्टडी है, किसकी स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में, वो करते हैं कीड़े की। किसकी? कीड़े की। इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को, क्या बोलते हैं? इंसेक्ट, ठीक है, कीड़े। तो इसके अध्ययन को क्या क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता? जब ध्वनि निकलती है तो जिस वेग से जाती है, वेग किसे, वेग को क्या बोलते हैं बताओ? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेग होता है, ठीक है। और उस पर जो ध्वनि की वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो जा रही है, ठीक है, उस पर, उसकी स्पीड पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा बताओ? ताप का, आर्द्रता का, घनत्व का, और दाब का, प्रेशर का। देखो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेशर। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्वनि के वेग पर। अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे तुम कहीं बाहर खड़े हो, धूप निकल रही है वहां पर, ठीक है, और एक साइड कोहरा हो रहा है, ठीक है। जब तुम कोहरे में आवाज मारते हो तो आवाज बहुत धीरे से पहुंचती है, बहुत लेट पहुंचती है, कभी कभी पहुंचती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो माध्यम है, उसका जो इन्वायरमेंट है बहुत सघन है, बहुत ज्यादा पास पास उसके कण, उसके कण जो हैं, पार्टिकल बहुत बहुत पास पास है, ठीक है। अब आती है धूप में, अगर कहीं पे धूप निकल रही है, वहां पे तुम आवाज मारते हो, तो धूप से क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है, और जो हमारी आवाज है वो बहुत क्लियरली, बहुत स्पीड के साथ चली जाती है। इसीलिए ध्वनि, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का तो पड़ता है, मैंने बता दिया। क्योंकि ताप नहीं होगा, अगर ऊष्मा नहीं निकलेगी, धूप नहीं निकलेगी, तो आवाज कम जाएगी, धूप निकलेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी प्रभाव पड़ा। ताप का तो पड़ता है। आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं ह्यूमिडिटी, मैंने भी आपको बताया था। आर्द्रता, नमी अगर है तो पार्टिकल जुड़ जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, धूल कण इन्वायरमेंट में जो धूल उड़ती है उस पर ओस जम जाएगी, आर्द्रता, तो हमारी जो आवाज है वो टकराकर इनसे रुक जाती है, ठीक है, तो दूर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, बिखर जाती है। इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं होंगे पार्टिकल तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो हमारी आवाज सही से जाएगी। अब आती है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी भी वही है, पार्टिकल जितने पास पास होंगे। घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व कहते हैं मतलब जो जितना पास है, सघन है, ठीक है। जैसा लोहा, लोहे के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो लोहे का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नहीं, ये बात समझ। गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल। गैस में क्या होता है, पार्टिकल क्या नाम, क्या कहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। तो सघन, सघन नहीं वो कहते हैं ठोस में बहुत ज्यादा पास होते हैं, इसलिए वो चीज ठोस होती है, ठीक है। तो ऐसी डेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है, जब पार्टिकल पास होंगे तो हमारी आवाज रुक सकती है, ठीक है। तो क्यों, तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें अभी बता दिया इसका एक्सप्लेनेशन। जब भी ध्वनि की, ध्वनि पर, ध्वनि की जो वेग है उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा बताओ? इन तीनों का तो प्रभाव पड़ेगा, ताप का भी, आर्द्रता का भी, और घनत्व का भी, लेकिन दाब का प्रभाव कभी नहीं पड़ता, प्रेशर का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। वो कैसे? किसी, प्रेशर कहते हैं दाब को, ठीक है। अगर तुमने कोई चीज बोल दिया, ठीक है, अब जो चीज मैंने बोल दिया उसमें प्रेशर, कोई प्रेशर तो मैंने अपने अंदर से लगाया है ना, ठीक है। अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, उसमें प्रेशर थोड़ी ना, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, और टेम्परेचर होता है, घनत्व होता है, इन सब का ही तो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इन तीनों का मैंने तुम्हें बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, साइंस का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का भार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का भार पूछा जाता है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 केजी। कितना? 1.36 केजी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीपी में भी आ सकता है और नॉर्मल जीके में भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में, यूपीपी में पूछ सकता है, एसएससी में पूछ सकता है, ठीक है, रेलवे में भी पूछ सकता है। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1.36 केजी। कितना होता है? 1
किलो 36,360 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1360 ग्राम। इतना भी तो कह सकते हैं, 1360 ग्राम भी कह सकते हैं, और 1.36 केजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय को क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर बोला जाता है। और हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियाई विकास बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनीला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, मनीला में, ठीक है, कब, कहाँ पर है, मनीला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है, बताइए आयरलैंड की राजधानी कौन सी है, निम्न में से आयरलैंड की एक राजधानी पूछी जाती है, मैं धीरे धीरे आपको राजधानी सारी याद करा दूंगा, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कौन सी है, बताओ, डबलिन, कौन सी है, डबलिन, ध्यान रखना इस चीज को, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, पूछी जाती है आयरलैंड की राजधानी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बजट व्यवस्था, जो बजट सिस्टम लागू हुआ था, कौन सा, बजट, BUDJET, बजट जो सिस्टम था वो कौन से वॉयसराय, ठीक है, वॉयसराय के काल में हुआ था, बताइए वो कौन से वॉयसराय के काल में हुआ था, वो हुआ था कैनिन के, कौन से, कैनिन के काल में हुआ था। ध्यान रखना इस चीज को, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैनिन वॉयसराय था उसके काल में बजट सिस्टम लागू हुआ था भारत में। बजट कैसा, जो हम बजट पेश करता है ना, हमारी सरकार बजट पेश करती है, तुमने देखा होगा वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बजट का एक बैग होता है जो चमड़े का बना हुआ होता है, ठीक है, तुमने देखा होगा वो जब फोटो वगैरह बजट पेश होता है तो वहां पे खिंचवाते हैं ना, तो वो बैग आगे होता है ना, तो वही बजट होता है, उसमें पूरे साल का लेखा जोखा होता है, जितना बजट हमारे देश का या हमारे किसी भी राज्य सरकार का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बजट व्यवस्था थी वो कब लागू हुई थी, नहीं, किसने लागू की थी, कैनिन ने, किसने की थी, जो वॉयसराय था कैनिन, उसने लागू की थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कैनन लेके आया था बजट व्यवस्था, बजट सिस्टम। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। प्राइमरी, टर्सरी, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, ठीक है, पशुपालन आता है, वन्य क्षेत्र आते हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं ना वो आती हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य क्षेत्र हो गया, खाने आदि की जो चीजें हैं, सामग्री है, वन क्षेत्र हो गया, ये जो प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं इसमें प्राथमिक में, ध्यान रखना इस चीज को। प्राथमिक में कृषि आती है हमारी, कभी तीसरे में लगा दो। द्वितीय, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद के विनिर्माण प्रणाली के जरिए, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, मतलब विनिर्माण की प्रक्रियाएं, जैसे विनिर्माण समझते हो, जैसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है, ये सब विनिर्माण है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ का निर्माण करना, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग वगैरह बनती है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब किस में आते हैं, बताओ, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय, जो इकोनॉमी का हमारा तृतीय क्षेत्र है, वो कौन 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 से हैं, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो देख लेते हैं। इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, शिक्षा को तीसरे उसमें डाला गया, तीसरे क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में परिवहन भी, होटल, भंडारण और संचार और समुदाय, संचार और व्यक्तिगत व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे बैंकिंग वगैरह,
ठीक है। बैंकिंग भी हमारी तीसरे उसमें आती है, ध्यान रखना इस चीज को। बैंकिंग यानी कि संचार में आ गया, सामुदायिक व्यक्तिगत सेवाएं आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है बैंकिंग हमारी अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल है, तो तीसरे में है, ठीक है। परिवहन भी, शिक्षा, होटल, भंडारण, ठीक है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और विनिर्माण वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन वगैरह, जिससे कुछ भी चीज डेवलप हो रही है, ठीक है, वो चीज सेकंड में आएगी। और जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कृषि हो गया, वन क्षेत्र हो गया, मत्स्य क्षेत्र हो गया, खाने आदि के प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राइमरी में आएंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। तृतीय, कपड़ा तृतीय में आएगा नहीं, द्वितीय में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ये किस में आएगा, सेकंड में। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग है, दूध बनेगा, ठीक है, सेकंड में आएगी। चीनी उद्योग सेकंड में आएगा। अब आती है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, मैंने बताया है शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ठीक है, संचार, ये सब काय में आते हैं, तीसरे में, थर्ड में, ठीक है, तृतीयक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों, ये सब गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तृतीयक, ठीक है। तो आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का परिवहन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में पूछा गया था हमसे, तो वस्तुओं का परिवहन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इनकी ये है, मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये पीडीएफ बनाई थी, और इसको मैं मतलब अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। 30 क्वेश्चंस की सीट थी, और आगे फिर से लेकर आऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम, बहुत मतलब एग्जाम की ऐसे ही तैयारी आपको, आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी मैं यहाँ से करा दूंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं होगा कि नहीं सुना हुआ हो, नहीं देखा हुआ हो, आपकी बहुत समझ के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और टीचर्स पॉइंट पर, ये हमारा टीचर्स पॉइंट सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, वीडियो को अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसको, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे आगे के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और शेयर कर देना दोस्तों तक, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आगे तुम्हारे दोस्तों तक फॉरवर्ड हो जाएं, और वो भी आगे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दें। उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। इसलिए मैंने इसको शीट को बनाया है, ठीक है। और मैं टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, और जो मेरी परसेंटेज मैथ वाली क्लासेस हैं उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।